तकलीफ जो भी हो, मैं तो कहता हूं जो खड़गे साहब ने कहा उसको अमल में लाएं, मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन अंदर जवाब दें, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें, चर्चा में जवाब दें, मुद्दों में जवाब दें। बड़ी अच्छी बात होगी वो, ना कि नारेबाजी करके वो जवाब दें। अभी ये जो दूसरी बात नड्डा जी कह रहे थे ये क्या मामला था, आज हमारे नए उपराष्ट्रपति जी का, सीपी राधाकृष्णन जी का पहला दिन है राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन के तौर पर उनका पहला दिन है। तो वहां उनको वेलकम भी किया जा रहा था, तो अपोजिशन ने कहा कि साहब वेलकम तो हम भी करते हैं वो, लेकिन धनखड़ साहब जो इनसे पहले गए उनका फेयरवेल नहीं हुआ, तो उनका फेयरवेल तो कराओ आप। धनखड़ साहब कहाँ हैं? हालांकि धनखड़ साहब ने अब थोड़ा मेल जोल बढ़ा दिया है, आजकल दिख जाते हैं कहीं ना कहीं आते जाते। वो नहीं, देखिए भी चर्चा हो रही थी कि सर्वदलीय बैठक में तो अंदर कुछ कहती है कांग्रेस, मतलब विपक्ष कांग्रेस, और बाहर आके सत्र नहीं चलने देते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्वभाव में सिर्फ वो सर्वदलीय बैठक में नहीं भी करती, बंद कमरे में कोई कमिटमेंट होता है, कोई बात होती है, वो सार्वजनिक आने के बाद जब उसका समय आता है तो मुकर जाती है। अब बंद कमरे में डीके शिव कुमार से कह दिया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जब समय आया तो सार्वजनिक रूप से मना कर दिया। वैसे सर्वदलीय बैठक का है कि सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, कहते हैं कि सार्थक चर्चा करेंगे, हम अपने पक्ष उठाएंगे, सरकार जो बिल ला रही है उस पर हम सार्थक चर्चा करेंगे, और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो पट्टी लेके और हंगामा लेके शुरू वेल में जाके हंगामा शुरू कर देते हैं। देखिए अब 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है और 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलने वाला है, 15 बैठकें होने वाली है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस बात को विपक्ष को भी समझना चाहिए। पीएम ने बहुत कहा कि भाई चुनाव के समय हार गए, जीत गए, न हम अहंकार रखते हैं, न आप हार का अपना निराशा का भाव रखिए। इतना छोटा सत्र है और पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलती ना। अभी 19 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, इसमें छोटा है क्यों? वो तो ये भी कह रहे हैं इतना छोटा सत्र क्यों है? कहा छोटा रखने के लिए नहीं, लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाई इतने दिन में हम सब काम करा लेंगे। ये जरूरी थोड़ी कि आप 25 दिन का सत्र लोगो, 30 दिन का सत्र लो, उसी में काम होगा। 1 तारीख से 19 तारीख का सत्र है और जरूरी नहीं रात को 8 बजे तक बैठो, रात को 10 बजे तक आप बैठे। काम की समय भी बढ़ाया जा सकता है। सत्र चलाना चाहते हैं आप, कहोगे सत्र को बढ़ाना है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार सत्र बढ़ा देगी। अच्छा चले, ऑपोजिशन के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। और इस वक्त सत्ता पक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बात भी। तो विपक्ष सदन में जो सबसे बड़ा इशू उठाना चाह रहा है वो है एसआईआर, जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ऑपोजिशन का कहना है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो सदन तो हम नहीं चलने देंगे। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के बाद 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं है, बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट, बेसिकली जो ऑपोजिशन का वोट है वो काटना है। और ऐसा करके चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ आज ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हायर कर रखी हैं और ये नोएडा में काम करती हैं, इनको करोड़ों रुपया बीजेपी दे रही है और इनका काम ही ये है कि इनके पास पूरी वोटर लिस्ट है, सारा डेटा है वोटरों का, उसमें यह देखना कि कौन से बूथ हमारे हैं और कौन से बूथ ऑपोजिशन के हैं और उनके वोट काटे जाएं। जल्दबाजी में ये एसआईआर क्यों करा रहे हैं, यह भी हमारा चुनाव आयोग से सवाल है। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं, उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है, तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर की उन्होंने बात की, अब यह आरोप की आईटी कंपनियां हायर की हुई हैं बीजेपी ने। ठीक है, हम लोग इस पर अभी बात करते हैं। यहाँ तक एसआईआर की बात है ना, 2-3 अपडेट है। एक तो चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता बढ़ा दिया है एसआईआर में फॉर्म बांटने की जो अवधि है, मतलब अब 1 हफ्ता और मिलेगा वोटर्स तक फॉर्म पहुंचाने के लिए। ऐसा चुनाव आयोग ने जो उसका वो जस्टिफिकेशन दिया है वो ये कि हम चाहते हैं कि इसमें जो जितना वोट जो है कट रहा है या जो हमारे बीएलओस को लोग नहीं मिल रहे या डबल वोटर मिल रहे हैं, मृत वोटर मिल रहे हैं, ये सारा डेटा हम साथ के साथ जो बूथ लेवल एजेंट हैं पार्टियों के, उनको देते रहें ताकि बाद में कोई विवाद ना हो।
कि भाई आप ये साहब आपने इतने लाख नाम क्यों काट दिए, जैसा कि बिहार में हुआ था। एक तो पॉइंट नंबर 1। खासकर बंगाल को उन्होंने, टीएमसी को चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो हम बढ़ा हुआ मानदेय दे रहे हैं बीएलओ को, वो आप पास क्यों नहीं कर रहे हो। हमने 12,000 रुपए कर दिया है मानदेय, 6,000 रुपए अलग से देते हैं जो एसआईआर के काम में लगे हुए हैं उनको, तो ये पैसा आप जाकर के उनको दो। तो ये एक दूसरा अपडेट इसके अंदर था। तीसरा, अगर उत्तर, क्योंकि अखिलेश जी बोल रहे थे तो उत्तर प्रदेश का मैं कुछ आंकड़ा आपको दे दूं। यूपी के अंदर जो कुल वोटर हैं वो बताए गए हैं साहब 15,44,30,000 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, 15,40,94,000, मतलब 99.78% फॉर्म बट चुका है और उसमें से लगभग 70% फॉर्म डिजिटाइज्ड फॉर्म में वापस आ चुका है, मतलब एंट्री भर के 70% फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में क्यों, अब तो काम पूरा ही हो गया, अब बचा क्या, सारे फॉर्म बट गए, उसमें से 30% फॉर्म वापस आने भर रह गए हैं वापस, तो उसमें भी चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का टाइम जो है वो और दे दिया। ये एक सवाल है, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं और उससे आपको ये तर्क है कि ये एसआईआर जरूरी क्यों है। अब ये एक और डेटा आया जिसमें ये बताया गया कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमारी प्रजनन दर है देश की, वो गिरने की वजह से हम 2080 तक हमारी पॉपुलेशन पीक आउट कर जाएगी। हमारी पॉपुलेशन उस वक्त 180 करोड़ या 190 करोड़ के बीच में स्थिर हो जाने का अनुमान है, फिर वहां कुछ वक्त रहेगी, फिर वो नीचे आएगी 2080 तक। हमारा टीएफआर है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है, और ये काफी वक्त से 1.9 चल रहा है। अब आप आगे देखिए साहब, पिछले 2 दशकों में भारत में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। 2 दशक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक वक्त जो थी हमारी जो प्रजनन दर थी वो 3.5 थी, 3.5 साल 2000 में 3.5 थी, आज 2025 में 1.9 है। कितनी गिरावट आ गई आप देखिए, लगभग दुगने की गिरावट उसके अंदर आ गई। लेकिन यहां खबर यहां नहीं है, खबर यहां है। बंगाल की प्रजनन दर आप कितनी जानते हैं, फर्टिलिटी रेट कितना है, ज्यादा फर्टिलिटी रेट मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बंगाल की प्रजनन दर देश में सबसे कम जो जिन राज्यों की है वो है, ये है 1.3, देश का एवरेज है 1.9, बंगाल की फर्टिलिटी रेट है 1.3 और 2013 में 1.7 था, वो घट के 1.3 हो गया है। जिस राज्य में बच्चे नहीं पैदा हो रहे वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर कैसे बढ़ रहे हैं, सोचिए आप। जहां फर्टिलिटी रेट देश में सबसे कम है वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर बढ़ रहा है।